हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 हिंदी मीडियम। आज आपके ऑनलाइन क्लास फिजिक्स में जो 4th चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है। आप 3rd चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। कल इसके लास्ट टर्म में हम आंकिक प्रश्नों को हल करके समझाए हैं। अब आज से आपका 4th चैप्टर चालू हो रहा है। चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। ये आज आपका चैप्टर है 4था। तो इसमें हमको पढ़ना है एक प्रकार से धारा का चुंबकीय प्रभाव, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत क्षेत्र जहाँ उत्पन्न होती है, जहाँ उपस्थित होती है, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। इस अध्याय में हमारा लक्ष्य होगा कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव संबंधी घटनाओं पर हम अध्ययन करेंगे। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ये हम पाते हैं, ऑरस्टेड जो वैज्ञानिक था उसने सबसे पहले ये बताया था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सबसे पहले वैज्ञानिक ऑरस्टेड साइंटिस्ट ने इसकी उपस्थिति बताई। कैसे उन्होंने विभिन्न प्रयोग किए, कई प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बताया, सिद्ध किया कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने काम किया। उसने ये 3 प्रयोग किए। आपको ये दिखाया गया है 3 परिपथ और उसके पास रखा गया ये कंपास सुई, ठीक है। ये कंपास सुई रखी गई है और 3 विद्युत परिपथ बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रथम विद्युत परिपथ जो है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर जो कुंजी है के वो खुली हुई है, ये ऑफ सर्किट है, ठीक है। यहाँ पर विद्युत धारा इस परिपथ में प्रवाहित नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ सर्किट जो है डिस्कनेक्ट है। एक सेल जोड़ा गया है और विद्युत परिपथ तैयार किया गया है। इसी के नीचे हम पास में एक कंपास सुई रखते हैं और ये देखते हैं कि इस कंपास सुई की सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाते हैं, ठीक है। यदि वहाँ चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम पाते हैं कि जब परिपथ में किसी प्रकार की कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तब चुंबकीय सुई में किसी प्रकार की कोई विक्षेप नहीं है। जैसे सामान्य अवस्था में हम कहीं भी इस कंपास सुई को रखते हैं तो ये सदैव नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो ठीक यहाँ पर भी चूंकि यहाँ अन्य कोई चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित इस विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होने के कारण उपस्थित नहीं है, क्योंकि परिपथ में विद्युत धारा ही प्रवाहित नहीं हो रही है। तो जब परिपथ में विद्युत धारा ही प्रवाहित नहीं हो रही है तो इस परिपथ के कारण, जो विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र निर्मित नहीं होता है, जिसके कारण
कंपास सुई में सामान्य स्थिति में जब चुंबकीय सुई कहीं भी रखा जाए तो सदा वह उत्तर दक्षिण दिशा में चुंबकीय सुई ठहरती है। तो उसी अवस्था में उसी तरह ये चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। इसमें किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन या विक्षेप नहीं होता है, इसलिए कि यहाँ कोई अन्य चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित ही नहीं है। इस कंपास बॉक्स को इस परिपथ से कहीं हम दूसरी जगह भी रखें, ठीक है, जहाँ कोई विद्युत परिपथ नहीं है, कोई चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, यदि हम इस कंपास सुई को रखें तो कंपास सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में विक्षेपित होती है। उत्तरी और दक्षिणी, उत्तर और दक्षिण दिशा में, मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो ठहरती है चुंबकीय सुई सदैव, चाहे उसको कहीं भी रखा जाए। ठीक उसी तरह से परिपथ के पास भी रखने पर उसी तरह से ये सदैव उत्तरी दक्षिणी दिशा में ठहरती है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित नहीं है इस परिपथ के कारण, क्योंकि परिपथ जो है खुली परिपथ है, इसमें किसी प्रकार का कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो चालक तार के चारों ओर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। दूसरी स्थिति में हम आते हैं कि हम परिपथ पूर्ण करते हैं। यहाँ आप देखते हैं कि ये सर्किट इससे कनेक्ट हो गई है और सेल जुड़ा हुआ है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो आपको पहले बताया गया है कि इसके चारों ओर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो जिसके कारण इसके पास रखी गई जो कंपास सुई, इस परिपथ के पास जो रखी गई कंपास सुई है, इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। आप देखे होंगे कि नॉर्थ साउथ पोल इस तरह की चुंबकीय सुई की पोजीशन है, लेकिन दूसरे चित्र में नॉर्थ साउथ की पोजीशन इससे अलग है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इसमें चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हुआ है। तो विक्षेप उत्पन्न होने का मतलब है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में विक्षेप उत्पन्न होने का मतलब है कि यहाँ कोई न कोई चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। और इस चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होने का कारण क्या है कि इस चालक तार में, इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, और इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर एक प्रकार की चुंबकीय क्षेत्र बनती है, और उस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से उसके पास रखी गई कंपास सुई में विक्षेप उत्पन्न होती है। चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होती है। चुंबकीय सुई में विक्षेप होना ये प्रदर्शित करती है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है, और वो चुंबकीय क्षेत्र का जो निर्माण है, जो निर्मित है, जो उत्पन्न हुआ है, इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण उत्पन्न हुआ है। और इसके बाद हम तीसरी चित्र में आते हैं, जो है हमारे पास कि हम धारा की दिशा को बदल दिए हैं। हम धारा की दिशा को क्या किए हैं? बदल दिए हैं। यहाँ धारा की दिशा जा रही है आपके इस तरफ, और यहाँ धारा की दिशा को चेंज कर दिया गया है। तो धारा की दिशा को चेंज करने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धारा की दिशा इस तरफ जा रही है, तो अब चुंबकीय सुई में विक्षेप इसमें आपको दिख रहा है। तो ठीक जो तीसरी चित्र है उसमें चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा जो है बदल गई है, क्योंकि धारा की दिशा बदल गई है। तो जब धारा की दिशा चेंज होगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदलेगी, जो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न अलग तरह का होगा। और हम अन्य चित्र भी बना सकते हैं, अभी तो हम 3 बनाए हैं, कई बना सकते हैं। अब किसी में ये देख सकते हैं कि हम धारा की प्रबलता को बढ़ा दें, ठीक है, हम धारा की प्रबलता को क्या करते हैं? बढ़ा दें। पहले 5 एम्पीयर का धारा प्रवाहित किए, फिर 8 एम्पीयर का कर दें, 10 एम्पीयर का कर दें। तो धारा का मान बढ़ाने पर विक्षेप की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, माने ज्यादा विक्षेपित होती है। और फिर यदि हम धारा प्रवाहित करना बंद कर दें तो फिर से चुंबकीय सुई जो सामान्य स्थिति में उत्तरी दक्षिण दिशा में ठहरती है, पहली स्थिति की तरह फिर रुक जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और चुंबकीय सुई जो कंपास सुई है उसमें लगी चुंबकीय सुई में विक्षेप में जरूर संबंध है, और परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा से
जो कंपास सुई में विक्षेप उत्पन्न हो रही है वो प्रभावित होती है। तो इस तरह से जो है आपको लिखना है, ध्यान देके कॉपी में कि प्रेक्षण में आप लिखेंगे पहला पॉइंट कि पहले वर्णन करेंगे जो इस में बता दिया गया पहले चित्र में। प्रेक्षण नंबर 1 में लिखेंगे जो समझाया गया कि परिपथ खुली है तो कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, जिसके कारण चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं है। नंबर दूसरा बता देंगे आप कि जब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यहाँ कनेक्ट हो गया सर्किट, तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होती है। तीसरी स्थिति धारा की दिशा, तीसरी स्थिति में आएंगे जब धारा की दिशा को परिवर्तित कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, तो विक्षेप की भी दिशा बदल जाती है। ये तीनों प्रेक्षण आपको लिखना है। चौथा प्रेक्षण लिख देंगे आप क्या कि जब धारा के मान को बढ़ाते हैं तो विक्षेप की मात्रा भी बढ़ जाती है, माने तीव्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चौथा पॉइंट ये लिखेंगे। इसके बाद जो ऑरस्टेड ने निष्कर्ष दिया कि प्रेक्षण के आधार पर जो अपना कंक्लूजन निष्कर्ष दिया उसने यही कहा, ये सारे प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिक ऑरस्टेड ने यह निष्कर्ष पर पहुंचा कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, यदि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न न होता तो परिपथ में चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके पास रखी गई चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेप जो होना होता वो प्रभावित न होता, उससे संबंध न रखता। तो इस तरह से ऑरस्टेड ने केवल इतना बताया कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, केवल इतना उसने जो है खोज करके और छोड़ दिया। इसके बाद आता है एम्पियर का नियम। वैज्ञानिक एम्पियर ने क्या कहा कि ठीक है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, लेकिन उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। इसके लिए एम्पियर वैज्ञानिक ने क्या काम किया उसको अभी आपको समझना है। एम्पियर का नियम, वैज्ञानिक एम्पियर ने बहुत आसान नियम दिया। क्या है कि ये उसने कल्पना किया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में तैर रहा है। ठीक है, इस दिशा में कोई व्यक्ति ये व्यक्ति मान लीजिए है कोई, इस दिशा में वो तैर कर रहा है, जा रहा है इसी दिशा में। ठीक है, और इसके पास रखी गई कोई यहाँ एक चुंबकीय सुई, NS। ठीक है, ये चुंबकीय सुई रखी है। तो तैरने वाले कोई व्यक्ति ऐसा कल्पना किया जाए कि चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में तैर रहा है तथा अपना जो फेस है, मुंह है, वो चुंबकीय सुई की ओर किया है। तो तैरने के लिए अपने बाएं हाथ को, अपने लेफ्ट हैंड को जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा, विस्थापित करेगा, वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र के उत्तरी ध्रुव के विक्षेपित होने की दिशा होगी। जैसे कोई व्यक्ति है यहाँ, मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति है, उसका हाथ लेफ्ट है और इधर राइट। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में, तो ये चुंबकीय सुई का जो विक्षेप होगा वो चुंबकीय सुई का विक्षेप, जो चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव का जो विक्षेप होगा वो तैरने वाले व्यक्ति के बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होगा। ये एम्पियर ने दिया दिशा ज्ञात करने के लिए, जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए एम्पियर ने नियम दिया। ठीक है, तो नियम ध्यान से समझेंगे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति विद्युत धारा प्रवाहित होने वाली दिशा में तैर रहा है तथा अपना मुंह चुंबकीय सुई की ओर किया है, तो तैरने के लिए अपने बाएं हाथ को जिस डायरेक्शन में विस्थापित करेगा तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव जो विक्षेपित होगी उसके बाएं हाथ के विस्थापित होने की दिशा में होगी। ये एम्पियर का तैरने का नियम है। ठीक है, इसको एम्पियर के तैरने का नियम भी कहते हैं हम। इसका नोट्स भी आपको भेजेंगे।
साथ में और आपको समझाया भी जा रहा है। ठीक है, ये है एम्पियर के तैरने का नियम। इसके बाद ऑयरस्टेड के बाद एम्पियर ने उसकी दिशा बताई और बायो-सेवर्ट अगला वैज्ञानिक जो आया उसने कैलकुलेशन किया कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी भाई। ठीक है, ऑयरस्टेड ने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, एम्पियर ने दिशा बताया, तो अगला वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट, दो वैज्ञानिक मिलके उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापन किया कि वास्तव में उसका मान कितना होगा और उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो अगला पॉइंट आपका है बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम, ये बायो सेवर्ट का रूल है। बायो सेवर्ट, तो ये बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होती है उसका मान क्या होता है, वह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो वैज्ञानिक बायो सेवर्ट ने एक चालक तार मान लीजिए लिया XY, एक चालक तार है जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार को हम कई छोटे छोटे अल्प खंडों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। मान लिया कि एक अल्प खंड AB है जिसकी लंबाई dl है, ये अल्प खंड जिसकी लंबाई dl है, और इस अल्प खंड को मिलाने वाली रेखा से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां पर हमको उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। चूंकि अल्पखंड की लंबाई dl है इसलिए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम dB से ही लेते हैं। यहाँ d का अर्थ है अल्प, छोटा सा, तो और ये जो कोण है वो थीटा। तो अल्पखंड की लंबाई dl है, इस अल्पखंड से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है। तो इस अल्पखंड में विद्युत धारा I प्रवाहित होने के कारण इस अल्पखंड से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो सेवर्ट ने ज्ञात किया। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये सब आपको लिखना पड़ेगा जो अभी हम मौखिक बोले हैं कि माना XY एक चालक तार है जो कई अल्पखंडों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। एक अल्पखंड AB जिसकी लंबाई dl है, अल्पखंड से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अल्पखंड और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण थीटा। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा आपको कॉपी में। तो बायो सेवर्ट ने बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। तो बायो सेवर्ट के अनुसार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, नंबर 1 उसने कहा क्या कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB प्रवाही धारा I के समानुपाती होती है, अर्थात dB समानुपाती I। ठीक है, dB समानुपाती I। दूसरा पॉइंट उसने क्या कहा कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होती है। मतलब उत्पन्न
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV अल्पांश की लंबाई dl के समानुपाती होती है, अर्थात dV समानुपाती dl, जहां dl क्या है, अल्पांश की लंबाई है। तीसरा पॉइंट, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कोण थीटा की ज्या माने साइन, ज्या मतलब साइन थीटा के समानुपाती होती है, अर्थात dV समानुपाती साइन थीटा। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, चौथा पॉइंट कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चौथा पॉइंट, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब dV व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इन चारों कथनों को मिलाने पर, चारों कथनों को मिलाने पर, कंबाइन करेंगे तो आएगा dV समानुपाती IDL साइन थीटा अपॉन r²। समानुपाती चिन्ह हटता है तो कोई कांस्टेंट आएगा k IDL साइन थीटा अपॉन r²। अब ये k का मान मापन की पद्धति, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि वायु और निर्वात की चुंबकीयशीलता म्यू है तो, किंतु यदि k बराबर μ0/4π, जहां μ0 वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है, तो व्यंजक बन जाएगा आगे dV μ0/4π IDL साइन थीटा अपॉन r²। और μ0/4π की वैल्यू आप आंकिक गणनाओं में 10⁻7 लिख देंगे। तो नेक्स्ट आएगा 10⁻⁷ IDL साइन थीटा अपॉन r²। ये बायोसेवर्ट ने उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया और कंप्लीट किया। आगे की टॉपिक आपको और बताएंगे, कॉपी में नोट करिए और पढ़िए, समझिए, कमेंट्स